हेलो दोस्तों, स्टोरी विद साधना में आपका स्वागत है। मैं साधना आज आपको सुनाने जा रही हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखी हुई कहानी दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसमें हेडिंग है, आगे लिखा हुआ है, हाथी आगे आगे निकल जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। इसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ जरूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो रंग जिस रंग का था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुंह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताजा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात रही हो। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2 दिन बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूछें उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट नहीं दिखती हों। रघुवर प्रसाद 22-23 वर्ष के थे। काले रंग के बाद भी और भी काली भौं और बड़ी बड़ी आंखों के कारण वे सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आज आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थीं, जैसे सब पेड़ों की थीं। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे। बौर की गंध में सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले बरस निकलना था धोखे से इसी बरस निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की 6-7 साल की लड़की ने झांक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंटों पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वहां ईंटें जमाई थी। वो बच्चे बहुत छोटे थे, तब भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूजा के लिए, बाई ने मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर नींद सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं? बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झांक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? रघुवर प्रसाद का वह छोटा सा कमरा था जिसमें झांक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर अनेक रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, उनके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से लेकर उनके कमरे की 4 दीवारी के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा से उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे। उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था। फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वे उछले और बौर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई। पर एक आंख भींचकर वे नीचे बैठ गए। क्या हुआ?
लड़की ने पूछा। बौर का फूल झड़कर आंख में चला गया। फुक्का मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर को उंगली में गुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूका। फिर रघुवर प्रसाद के पास जाकर सांस से गर्म फ्रॉक के बांधे छोर को आंख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया। बस ठीक हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी आंख लाल हो गई थी और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाली लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंटें दिखाई दी। ईंटें मिट्टी से सनी थीं। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंटें ठीक से जमाई नहीं थीं। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसीलिए आधी ईंटें अधिक थीं। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंटें पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंटों को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झांका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढकर 2 ईंटें और ले आए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ने का मन हुआ। शादी हुए 12 दिन हो गए थे। निमंत्रण पत्र खटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वे नीचे झुके। उन्होंने सुना, ग में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा। एक बच्चा और बच्ची दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे की चौखट तक दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए। फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर नीचे बैठी गुड़िया नाम की लड़की भी खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, ब में छोटे ऊ की मात्रा बुढ़िया। नहीं, ग में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया। नहीं, ब में छोटे ऊ की मात्रा बुढ़िया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी तीनों बच्चे खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गांव लिवा लाए होंगे। 1-2 दिन में यहाँ आ जाएं। शादी के 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने के 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया था। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इस 70,000 की आबादी वाली बस्ती से 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती के तरफ सब के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी के मकान बाद के बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुरानी बस्ती के समय के बने हुए थे। यह ऐसा शहर नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोंपड़ी शुरू होती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैले खेतों के बाद सबसे नजदीक जोरा गांव था। शहर फैलते फूलते नजदीक के गांव तक पहुंचता तो गांव शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले का नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसीलिए जोरा गांव नाम का मोहल्ला नहीं बना था। वहीं यह महाविद्यालय था। यह खपरेल की छत वाला लंबी बैरकनुमा दाऊ के बाड़े में था। लाइन से कमरे बने थे। मिट्टी की 2 फुट मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दालान थी। दीवारें छुही मिट्टी से पुती थीं। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसीलिए ट्रकें, टेम्पो, बसें आया जाया करती थीं। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी रहती। 2-1 बैलगाड़ियों में बैल जुते होते। जमीन से टिकी बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चरते हुए इधर उधर घूमते रहते। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय जाने के लिए आधा घंटा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हो जाते थे। उन्हें आजकल 3-4 दिनों से महाविद्यालय की ओर जाता हुआ एक हाथी दिखाई दे जाता था। लौटते समय भी 1-2 बार दिखा था। तब हाथी की पीठ पर पेड़ की डाल लदी होती। इसे हाथी खुद सूंड से तोड़ता होगा। दाढ़ी और बड़े बालों वाला एक सुंदर युवा साधु हाथी पर बैठा रहता। साधु का रंग गेरुआ था। हाथी के माथे, सूंड और कान के कुछ हिस्से की खाल ललाई लिए हुई थी और उसमें काले छींटे सुंदर लगते थे। हाथी युवा होगा, खूबसूरत था, काला हाथी था।
रघुवर प्रसाद ने मन ही मन अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर जाते हुए हाथी के रंग से अपने रंग की तुलना की। हाथी की तुलना में उनका रंग साफ था। कभी कभी दिख गए काले सांवले मनुष्यों के पश्चात किसी एक दिन पेड़ों से उन्होंने तुलना की होगी। आम के पेड़ के शरीर का रंग बिही के पेड़ के शरीर के रंग से बहुत काला था। बिही के पेड़ का रंग गेहुआ चिकना था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा काला था। इसी तरह पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों से और उड़ते हुए पक्षियों से। यह सच था कि धरती में पेड़ों की पत्तियों घास के कारण हरा रंग सबसे अधिक था। आकाश में नीला रंग अधिक था। खुली धरती पर होने के कारण यह सुविधा थी कि एक मुश्त बहुत सा आकाश दिख जाता था। सुबह शाम आकाश के स्थिर रंगीन होने के बाद भी हरा उड़ता रंग उड़ते हुए तोतों की झुंड के कारण दिखाई देता था। 8-10 कौवों से बड़ा झुंड आकाश में दिखाई नहीं देता था। तोते सटे हुए एक साथ उड़ते दिखाई देते थे। कौवे छितरे छितरे उड़ते दिखाई देते थे। सफेद बगुले भी छितरे छितरे उड़ते थे। कोयल पेड़ की डाली में छुपी छुपी दिखती थी। गिलहरी पेड़ पर अकेली नहीं दिखाई दी। आसपास दूसरी गिलहरी होती या चिड़िया जरूर होती। तब यह तय नहीं कर पाते थे कि टिट टिट बोलती हुई गिलहरी है या चिड़िया। कभी कभी लगता गिलहरी है, कभी लगता चिड़िया है। तालाब के किनारे पेड़ के पास बैठने वाले रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी घंटी की तरह चहचहाती है या टुनटुनाती है। रघुवर प्रसाद को ऑटो का इंतजार करते हुए जब देर हो जाती तो सामने से हाथी निकल रहा होता। तब उनका मन होता कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठकर साधु की नज़र रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते, मुझे ले चलोगे? तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रोकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहाँ ऑटो के लिए खड़े होते थे वहाँ चाय की एक टिपरिया दुकान थी। एक पान का ठेला था। साइकिल पंक्चर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने एक गंदा पानी भरा गमेला था और वहाँ रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता था। चाय और पान की दुकान के सामने जमीन पर धसी हुई लकड़ी की 2 बेंचें थीं। बेंच इतनी प्राकृतिक थीं कि लगता था पेड़ पर बेंच की तरह उगी थीं और काटकर इनके पायों को जमीन पर गाड़ दिया गया है। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा यहाँ खड़े होने से जैसे 4 ताड़ पेड़ के दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फर्क इतना था कि ताड़ के पेड़ वहीं खड़े होते थे जबकि हाथी आता दिखाई देता था। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी के सहारे उतरा। रघुवर प्रसाद को लगा कि साधु पान की दुकान से तंबाकू चूना लेने आया हो या चाय की दुकान पर पीने। वह साइकिल की दुकान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो। हवा भरवाने की उसकी मंशा नहीं होगी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे से उसने पूछा, ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे? महाविद्यालय जाना है ना? हाथी पर? ऑटो तो आता होगा, हड़बड़ाकर उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद को आशा नहीं थी कि वह हाथी पर बैठने को कहेगा। आशा होती तो वो कुछ सोच लेते। सोचने के बाद शायद वे हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो जाते। उसके जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें हाथी पर बैठ जाना चाहिए था। हाथी पर चढ़ने और उतरने का भय उन्हें हुआ, जबकि वे चढ़े उतरे नहीं थे। उन्हें देर हो रही थी। इस देरी में बिना कारण वे पान खाना चाहते थे। शायद पान बनते और खाते तक ऑटो न मिलने की देरी ठहर जाती या बदल जाती। देरी नहीं जाती, देरी होने का थोड़ा एहसास चला जाता। एक काम के न होने का एहसास दूसरे काम के करने पर भुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा ना भी हो। पान खाने के बदले बैठ जाने का काम किया जा सकता है। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होता, जूझना जैसा नहीं होता। पैदल बढ़ जाना जूझना जैसा हो सकता था, पर यह बेकार था।
पान खाने की आदत नहीं थी। ऑटो के इंतज़ार करने के समय में ऑटो नहीं आ रहा था। पान खाने के समय में ऑटो आ गई। पान खाना ऑटो पाने का एक टोटका हो सकता था। जुआ खेलना भी तो हो सकता था। अभी पान के ठेले वाला आदमी रघुवर प्रसाद को इस नज़र से नहीं देख रहा था कि रघुवर प्रसाद पान खाएंगे। आज पान खा लेंगे तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं या नहीं की नज़र से देखेगा। एक ऑटो रुका। बैठने की जगह नहीं थी। दो विद्यार्थी थे। गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठी थीं। झांक कर वे पीछे हट गए, नहीं बैठे। एक विद्यार्थी उनको देखकर उतरने उतरने को हुआ, पर नहीं उतरा। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्हें ऑटो मिला। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताएं। धन्यवाद।